हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया है मणिरत्नम सर ने। और मूवी में चियान विक्रम, जयम रवि, त्रिशा कृष्णन, कार्ति, शोभिता धुलीपाला, प्रकाश राज, ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे स्टार्स है। ये मूवी चोल साम्राज्य के एंड की कहानी है, जिसमें सम्राट सुंदर चोल की 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पूरी मूवी की स्टोरी इनके इर्द गिर्द बनाई गई है। तो शुरुआत करते हैं मूवी की स्टोरी की। मूवी की शुरुआत चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट के बीच हो रहे युद्ध से शुरू होती है, जिसमें चोल साम्राज्य को आदित्य करिकालन लीड कर रहे हैं और राष्ट्रकूट को काटेगा। आदित्य करिकालन इस युद्ध में अलग अलग युद्ध की टेक्निक से राष्ट्रकूट के साम्राज्य को मिटा देते हैं। अब यह राष्ट्रकूट का राजा काटेगा इस युद्ध में हार जाता है। तभी आदित्य करिकालन उसकी पगड़ी हटाकर उसे जिंदा ही छोड़ देता है। यहाँ काटेगा आदित्य से मृत्युदंड की सजा मांगता है, लेकिन आदित्य उसे छोड़ देता है और इसके बाद में ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। यहाँ एक सैनिक है जिसका नाम है वांत्याथेवन और वो वानर वंश का है। यहाँ आदित्य करिकालन उसे बुलाता है और एक काम देता है। उसे कहता है कि तुम्हें कदंबा राज्य जाना है, क्योंकि उसे सूचना मिली है कि वहाँ कुछ षड्यंत्र चल रहा है, और अगर ये बात सही है तो तुम्हें तंजौर जाके ये बात सुंदर चोल को बतानी है। और आदित्य उसकी तलवार वांत्याथेवन को देता है और कहता है कि उसकी बहन कुंडवई पांजियारी में है, उसे भी ये सारी बातें बतानी है। अब इसके बाद वांत्याथेवन कावेरी नदी के जरिए इस मिशन को कंप्लीट करने निकल जाता है। वो रास्ते में मौज मस्ती करते जाता है, तभी वो देखता है कि एक गांव में कुछ लोग भीड़ जमाए खड़े हैं। वो वहां जाकर देखता है 2 गांव वाले भगवान अलग अलग होने की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। वांत्याथेवन उनमें से एक ब्राह्मण को पकड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उस ब्राह्मण को पता चल जाता है कि वांत्याथेवन यहाँ पर किस लिए आया है। इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उस ब्राह्मण के पास कदंबा राज्य के राजा पर्वतेश्वर की पत्नी नंदिनी का एक संदेश है। वो उस तक उसे पहुंचाना चाहता है। इधर वांत्याथेवन महल के गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ सैनिक उसे अंदर जाने नहीं देते। यहाँ वांत्याथेवन उसे कहता है कि मैं राज्य के साथ कदंबा की लड़ाई में लड़ा था, लेकिन सैनिक उसका मजाक उड़ाकर उसे भगा देते हैं। लेकिन वांत्याथेवन उन सैनिकों से लड़कर उस महल के अंदर आ जाता है। सैनिक उसे पकड़कर महाराज की ओर लेके जाते हैं, लेकिन जब महाराज को पता चलता है कि वो चोल साम्राज्य का एक सैनिक है, तो वो उसका स्वागत करते हैं। अब वांत्याथेवन उस महल में रात भर रुकता है और पता लगाता है कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। अब एक रात वो राज्य की कैबिनेट की मीटिंग चुपके से देखता है और उसे पता चलता है कि ये लोग क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं कि चोल साम्राज्य का असली राजा मधुरंताकन को होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता कांदार आदित्य ने छोटे भाई सुंदर चोल को यह राज्य इसलिए दे दिया था क्योंकि मधुरंताकन उस समय छोटा था। लेकिन अब 24 साल हो गए हैं और मधुरंताकन भी बड़ा हो गया है, तो कायदे के हिसाब से सुंदर चोल को अपना यह राज्य मधुरंताकन को दे देना चाहिए। लेकिन सुंदर ने ऐसा करने के बजाय अपने बड़े बेटे आदित्य को राजा बना दिया है, और हम सबको मिलकर मधुरंताकन को उसका हक दिलवाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर बाद मधुरंताकन भी आ जाता है और उन सभी से अपने लिए मदद मांगता है। अगली सुबह वांत्याथेवन अलवार कड़ियान को पकड़ लेता है, क्योंकि षड्यंत्र की मीटिंग वांत्याथेवन के अलावा वो भी सुन रहा था। वांत्याथेवन ने देखा था कि अलवार कड़ियान रात को महल की दीवार चढ़ रहा था। वो उसे पकड़कर धमकाता है और पूछता है। तभी अलवार कड़ियान अपनी असलियत बताता है। वो कहता है कि वो राजकुमारी नंदिनी का चचेरा भाई है और वो उसे वही पत्र देने गया था जिसकी बात वो पहले कर रहा था। इसके बाद वांत्याथेवन आगे निकल जाता है और उसे थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक पालकी दिखाई देती है। वो उस पालकी को रोकता है और देखता है कि उस पालकी में राजकुमारी नंदिनी होती है। वो नंदिनी से मिलता है और उसे झूठ कहता है कि उसे उसके भाई अलवार कड़ियान ने भेजा है। अब वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि नंदिनी की ये पालकी तंजौर जा रही है। अब यहाँ राजकुमारी पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं आदित्य करिकालन का एक सेवक हूँ। यह सुनकर राजकुमारी उसे अपनी मुद्रिका देती है और कहती है कि कल महल आ जाना, ये दिखाओगे तो तुम्हें एंट्री मिल जाएगी और आगे की बात हम वहां करेंगे। अब इसके बाद वांत्याथेवन एक झूठी चिट्ठी लिखता है और महल के पास पहुंचकर नंदिनी की मुद्रा दिखाता है। इससे उसे महल में एंट्री मिल जाती है, लेकिन फिर भी वहां का सैनिक प्रमुख छोटा पर्वतेश्वर यानी पर्वतेश्वर का भाई उसे पकड़ लेता है। वो यहाँ उसे आने की वजह पूछता है, तो वो उसे नंदिनी की अंगूठी दिखाता है। उसे देखकर वो कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया। अब यह वांत्याथेवन झूठ बोलता है कि यह उसे बड़े पर्वतेश्वर ने दिया है कदंबा राज्य में। अब इसके बाद छोटा पर्वतेश्वर उसे राजा से मिलने की इजाजत दे देता है। फाइनली वांत्याथेवन सुंदर चोल से मिलता है
और पर्वतेश्वर के षड्यंत्र के बारे में बता देता है। वो कहता है कि पर्वतेश्वर और बाकी सदस्य चाहते हैं कि मधुर अंताकन राजा बने। इसी बातचीत के बीच में पर्वतेश्वर का छोटा भाई आ जाता है। उसे देखने के बाद वो बातों को घुमा लेते हैं, लेकिन छोटे पर्वतेश्वर को शक हो जाता है। अब वांत्याथेवन की वो खातिरदारी करना चाहता है, यह कहकर वो उसे वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन वो उसे कारावास में डालने वाला था। इसका पता चलते ही वांत्याथेवन वहां से भागकर महारानी नंदिनी के पास चला जाता है। नंदिनी की सुंदरता देखकर वांत्याथेवन मोहित हो जाता है। इसके बाद नंदिनी अपने भाई का संदेश पूछती है। इधर पर्वतेश्वर भी महल में आ चुका है। उसके छोटे भाई ने उसकी मुद्रा के बारे में उसे बता दिया था। यह सुनने के बाद पर्वतेश्वर कहता है कि मैंने किसी को मुद्रा नहीं दी। तभी छोटा पर्वतेश्वर कहता है कि नंदिनी ने दी होगी। नंदिनी को पता चल जाता है कि महाराज आ गए हैं। अब यहाँ नंदिनी वांत्याथेवन को भागने की बात करती है। तभी वो कहता है कि उसके पास आदित्य करिकालन का संदेश है राजकुमारी कुंडवाई के लिए। अब उस पत्र को पढ़ने के बाद नंदिनी कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे। इस पत्र का जवाब जो भी हो वो तुम मुझे बताना। इसके बाद महारानी उसे गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देती है। अब पर्वतेश्वर उस मुद्रिका के बारे में नंदिनी से पूछता है, तो वो कहती है कि मुझे पता है कि वो एक गुप्तचर है, इसीलिए मैंने वो मुद्रिका उसे दी। अब जब भी वो वापस आएगा तो कुंडवाई का क्या जवाब है मुझे बताएगा। इसके बाद नंदिनी को एक पांड्यन गुप्तचर पकड़ लेता है। उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या वादा किया है। यहाँ महारानी बोलती है मुझे अपना वादा याद है, और चली जाती है। अब अगले सीन में हम कुछ गुप्तचरों को देखते हैं जो कसम खा रहे हैं चोल साम्राज्य को नष्ट करने की। यह संगठन पांड्यन का संगठन है। अब वांत्याथेवन राजकुमारी कुंडवाई को मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ कुंडवाई की सुंदरता से वांत्याथेवन मोहित हो जाता है। वांत्याथेवन कुंडवाई को सारे षड्यंत्र के बारे में बता देता है। यह सब सुनने के बाद कुंडवाई वांत्याथेवन को कहती है कि तुम्हें श्रीलंका जाके मेरे भाई पोन्नियन सेल्वन को लेके आना होगा। और दूसरी तरफ आदित्य करिकालन एक और युद्ध जीत जाता है, और यहाँ उसके दादा उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें तंजौर जाना चाहिए, क्योंकि उसके दुश्मन पर्वतेश्वर और उसकी पत्नी नंदिनी षड्यंत्र कर रहे हैं, और वहाँ तुम्हारे पिता सुंदरचोल अकेले हैं। नंदिनी के नाम से आदित्य थोड़ा बेचैन हो जाता है, क्योंकि नंदिनी आदित्य का बचपन का प्यार थी, और अब वो पर्वतेश्वर की पत्नी है। नंदिनी को भूलने के लिए आदित्य कभी तंजौर नहीं जाना चाहता। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि पांड्यन के खिलाफ युद्ध के दौरान आदित्य ने नंदिनी के पिता को मार डाला था। अब हमें श्रीलंका दिखाया जाता है, जहाँ हम पोन्नियन सेल्वन यानी अरुण मौजू को देखते हैं, जो एक युद्ध लड़ रहा है और जीत भी जाता है। जीतने के बाद बौद्ध धर्म के भिक्षु उसे अशोक राज्य की गद्दी देते हैं, लेकिन अरुण मौजू उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरा पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ चोल साम्राज्य के लिए है। अब इधर कुंडवाई तंजौर पहुंच जाती है सुंदरचोल से मिलने के लिए। कुंडवाई का स्वागत नंदिनी करती है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलती है और सारे षड्यंत्र के बारे में बताती है। अब कैबिनेट की एक और मीटिंग होती है गद्दी को हासिल करने के लिए, लेकिन इसकी खबर कुंडवाई को मिल जाती है और वो उस मीटिंग में पहुंच जाती है। यहाँ कुंडवाई पर्वतेश्वर को प्रणाम करती है। सभा भंग होने की वजह से पर्वतेश्वर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नंदिनी उसे कहती है कि ये एक षड्यंत्र है और कुंडवाई ने अपने भाई अरुण मौजू को वापस लाने के लिए एक गुप्तचर श्रीलंका भेजा है, और अगर आदित्य भी तंजौर से आ गया तो इस राज्य को 2 हिस्सों में बांट देगा और इन सब का जिम्मेदार आपको ठहराया जाएगा। पर्वतेश्वर को कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तभी नंदिनी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। इधर वांत्याथेवन श्रीलंका पहुंच जाता है पोन्नियन सेल्वन से मिलने के लिए, लेकिन इधर उसके पीछे पीछे पांड्यन के गुप्तचरों का भी जहाज आता है, जो यहाँ पोन्नियन सेल्वन को मारने के लिए आए हैं। इधर तंजौर में महाराजा सुंदरचोल की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। यहाँ पर्वतेश्वर आ जाता है और उन्हें कहता है कि आपके दोनों पुत्र सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। अब इनके षड्यंत्र के बारे में महाराजा को पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। अब पर्वतेश्वर कहता है कि क्यों ना हम अरुण मौजू को एक पत्र भेजे और कहे कि महाराजा आपको बुला रहे हैं, और अगर वो नहीं आया तो हम उसे बंदी बनाने का आदेश दे देंगे। महाराजा कहते हैं तुम उसे बंदी बनाने का कारण क्या दोगे? तो पर्वतेश्वर कहता है कि उसने सिंगाला के राजा बनने का आदेश ठुकरा दिया है, जो भिक्षु उसे दे रहे थे। इसका अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं है। अब इसके लिए महाराजा हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसके बाद महाराजा कुंडवाई को आदेश देते हैं कि वो निलंब पड़ी जाए और आदित्य को वापस लेके आए। इसके बाद जब उनके दोनों पुत्र वापस आ जाएंगे तो वो इन सभी षड्यंत्रों को देख लेंगे। महाराजा के हामी भरने के बाद नंदिनी और पर्वतेश्वर सैनिकों को भेज देते हैं पोन्नियन सेल्वन को बंदी बनाने के लिए। अब इधर श्रीलंका में वांत्याथेवन की मुलाकात अरुण मौजू से होती है, जहाँ वांत्याथेवन पर उसे भरोसा नहीं होता और दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। इसमें वांत्याथेवन को पता चल जाता है कि यही पोन्नियन सेल्वन है।
तलवारबाजी के बाद अरुणमोजी को पता चल जाता है कि वांतियथवन चोल साम्राज्य का एक गुप्तचर है। अब पोन्नियन सेल्वन उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसे कुंडवई ने भेजा था। इसके बाद दोनों पेरियाई की तरफ निकलते हैं। अब यहाँ पर इनका सामना पांड्यन के सैनिकों से होता है। दोनों के पास हथियार नहीं होते तो भी दोनों लड़ते हैं। यहाँ पर एक बुढ़िया हाथी पर आती है जिसका चेहरा हमें दिखाई नहीं गया है। वो इन दोनों को बचा लेती है। थोड़ी देर में वो गायब भी हो जाती है। अब दोनों इस औरत के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने इन्हें कहीं पर देखा है। अब यहाँ पर अरुणमोजी अपना नाम पोन्नियन सेल्वन कैसे पड़ा ये बताता है। अब यहाँ कुंडवई आदित्य को सारे षड्यंत्र के बारे में बताती है और कहती है कि तंजौर से एक जहाज निकल पड़ा है अरुणमोजी को बंदी बनाने के लिए। अब ये गुप्तचर वहाँ के महाराजा किंग महेंद्र से हाथ मिला लेते हैं पोन्नियन सेल्वन को पकड़ने के लिए। इधर पोन्नियन सेल्वन को पता चल जाता है कि तंजौर के सैनिक आ चुके हैं उसे बंदी बनाने के लिए। अब यह बात पोन्नियन सेल्वन को एक नाव चलाने वाली लड़की पूर्णिमा बताती है। अब पोन्नियन सेल्वन मान जाता है क्योंकि उसके पिता का आदेश था कि उसे बंदी बना के लेके आए। लेकिन इससे पहले पोन्नियन सेल्वन एक चाल चलता है और अपनी पगड़ी और गहने वांतियथवन को दे देता है और इसके बाद वो पूर्णिमा के नाव में बैठकर तंजौर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वांतियथवन पर पांड्यन के सैनिक हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। वांतियथवन को देखकर सरदार कहता है कि ये असली पोन्नियन सेल्वन नहीं है। अब गुस्से में वो उसे जहाज के ऊपर बांध देते हैं। अब वांतियथवन को बंदा देखकर पोन्नियन सेल्वन उसकी मदद करने की सोचता है और वो उस नाव में चढ़ जाता है और पांड्यन के आदमियों से लड़ता है। इसी फाइट के बीच आंधी और तूफान आ जाते हैं और यह नाव उधर ही पलट जाती है। सब उस नाव के साथ पानी में गिर जाते हैं। अब तंजौर में खबर फैल जाती है कि पोन्नियन सेल्वन नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात सुनने के बाद महाराजा सुंदरचोल को काफी बड़ा झटका लगता है। अब यह खबर आदित्य करिकालन को भी पहुंच जाती है। अब वो गुस्से में नंदिनी को मारने के लिए आ रहा है क्योंकि उसे यकीन था कि इन सभी के पीछे नंदिनी का ही हाथ है। अगले सीन में हम नंदिनी को देखते हैं जो एक आईने के सामने बैठी है और एक तलवार निकालती है। इसी के साथ पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था पोन्नियन सेल्वन का पार्ट 1। होप कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। तलवार मैं केवल चोल साम्राज्य के लिए उठा सकता। मैं चोल राज्य का सैनिक हूँ, चोल प्रजा का सेवक। अरुणमोजी और करिकालन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा।